मानव विकास सूचकांक, इसके बारे में सारे कंटेंट बताऊंगा मैं। देखिए, मानव विकास सूचकांक 2023 और 24, इसको जारी करने वाली संस्था है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस बार जो रिपोर्ट आई है 2023-24 की, उसमें 193 देशों की रैंकिंग की गई है, जिसमें प्रथम स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड और द्वितीय स्थान पर रहा है नॉर्वे। भारत का स्थान रहा 134वां। याद रहे 2022 और 2023 की रैंकिंग में भी भारत का जो रैंक था वो 134वां ही था। भारत अपने क्रम पर यथावत बना हुआ है। ये जो मानव विकास सूचकांक है, इसे बोलते हैं हम लोग HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो विकास है वो दो बड़े अर्थशास्त्रियों ने मिलकर किया था। एक पाकिस्तान के महबूब उल हक और एक भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए अमर्त्य सेन। क्लियर है? ये पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलकर बनाया है किसको? HDI को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। और इस सूचकांक को बनाने के लिए इन दोनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो अर्थशास्त्री हुए वो हुए अमर्त्य सेन, जिनको इस HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। 3 चीजों पर आधारित होता है हमारा मानव विकास सूचकांक: जीवन की प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ये 3 चीज पर बेटा डिपेंड करता है। तो इस साल जो है भारत का रैंक रहा 134वां, 2023-24 में भारत का रैंक रहा था 34वां। अब कुल कितने देशों में बेटा इसकी अगर रैंकिंग लगाई गई है तो 193 देशों की रैंकिंग की गई है। जारी करने वाला कौन है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। सबसे पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे है नॉर्वे मानव विकास सूचकांक में। अर्थात इनके इंडेक्स के हिसाब से जो सबसे बेहतर जीवन है वो कहां पर है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे में। देने को तो 5-6 देश भी देते हैं, लेकिन अपने को केवल कितना पढ़ना है? तो अपने केवल पहला पढ़ लेना और भारत का रैंक कौन सा पढ़ लेना। कभी भी याद रखिएगा कि जब आप किसी सूचकांक को पढ़ते हो, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, मानव विकास सूचकांक हो गया, ऐसे जितने भी इंडेक्स है, तो आपको 2 चीजें पढ़नी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक उस इंडेक्स में पहला कौन रहा, उस देश में कितने, उस रैंकिंग में कितने देशों ने भाग लिया, और उसके बाद भारत का रैंक इसमें कौन सा था। सबसे इंपॉर्टेंट कि पहला कौन था और भारत का रैंक कौन सा है। क्लियर है? ये इतना अगर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मॉर्निंग में नहीं हुआ ना बेटा, ये करा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड नंबर का है उसको ध्यान दीजिएगा। इस बार जो हमारा T20 वर्ल्ड कप हुआ है वो तो 9वां T20 विश्व कप। दुनिया में जब पहला T20 विश्व कप हुआ था उसको जीतने वाला भारत था, उसके बाद 9वां T20 विश्व कप उसको जीतने वाला ही भारत है। ये कब संपन्न हुआ बेटा? तो 2024 में भी रिसेंटली हुआ। कि सर 9वां T20 विश्व कप किस सन में हुआ? 2024 में हुआ। पूछेगा आयोजन कहाँ हुआ? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से आयोजन हुआ। कुछ मैच यहाँ खेले गए होंगे, कुछ मैच यहाँ खेले गए। अमेरिका में पहली बार T20 विश्व कप का आयोजन हुआ, और पहली बार T20 विश्व कप में क्वालिफाई कौन पर कर पाई है? तो अमेरिकन टीम क्वालिफाई कर पाई है। इससे पहले अमेरिका कभी T20 विश्व कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। क्लियर है? ये विजेता हुआ है इसमें भारत, उप विजेता हुआ है इसमें दक्षिण अफ्रीका। मैन ऑफ द मैच मिला है विराट कोहली को, और मैन ऑफ द सीरीज मिला है जसप्रीत बुमराह को। अब इसको मैन ऑफ द मैच ना बोलकर प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। क्रिकेट ने अपने कुछ शब्दावली भी चेंज की है, जैसे कि बॉलर होता था, विकेट कीपर होता था, फील्डर होता था, परंतु जो बैटिंग करता था उसके लिए बैट्समैन शब्द का उपयोग होता था। तो फिर बॉलर मैन होना चाहिए, बैटिंग मैन होना चाहिए, फील्डर मैन होना चाहिए था। इसीलिए बैट्समैन को चेंज करके बैटर नाम रख दिया गया है। बॉलर, फील्डर, कीपर, बैटर, अंपायर सब ER और ER वाला हो गया। अभी कमेंट्री में सुनना, कमेंट्री में कभी कभी उन लोग क्या बोलते हैं? बैटर बोलते हैं। 6 बैटर है इनके, 6 बैटर मतलब 6 बैट्समैन है। तो बेटा जीता कौन है? इसके उप विजेता हुए हैं दक्षिण अफ्रीका, विजेता हुआ है भारत, मैन ऑफ द मैच हुआ है विराट कोहली, और मैन ऑफ द सीरीज हुए हमारे पास जसप्रीत बुमराह। क्लियर है? ये आयोजन कहां पे हुआ था इसका? अमेरिका में हुआ है। कौन सा T20 है? तो 9वां T20 विश्व कप है। क्लियर है? ये चलिए, सभा 18वीं लोकसभा, इसका चुनाव संपन्न हुआ है 4 जून 2024 में। इस साल जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं जिसमें मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, उनका तीसरा कार्यकाल है।
उनका तीसरा कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल। ये जो बेटा हो रहा है हमारे पास 4 जून 2024 को हमारा चुनाव संपन्न हुआ। पेपर में क्या पूछेगा कि सर इस बार जो हमारी लोकसभा का चुनाव हुआ वो कौन सी लोकसभा है, तो 18वीं लोकसभा है। 1951-52 के बाद चुनाव होते 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 2024 में जो हुआ हमारे पास हमारी 18वीं लोकसभा बनी। टैगलाइन, इस चुनाव का स्लोगन क्या था, टैगलाइन क्या था, तो चुनाव का पर्व देश का पर्व। इसको याद रखेंगे। स्लोगन पूछता है कि सर 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव का टैगलाइन स्लोगन क्या था, तो हाँ, चुनाव का पर्व देश का पर्व है। आइकॉन, इसके संबंध दीजिए, आइकॉन किसे बनाया गया था, तो सचिन तेंदुलकर, राजकुमार राव और शीतल देवी को। सचिन तेंदुलकर सब जानते हो, मास्टर ब्लास्टर। राजकुमार राव वही आपका ओ स्त्री कलाना वाला हीरो है ना, और उसके बाद शीतल देवी। ये शीतल देवी बेटा पैरा एथलीट है, ये आपकी पैरा एथलीट है, ये पैरा एथलीट है। कौन, तो शीतल देवी। ये 3 आदमियों का चुनाव का आइकॉन बनाया गया था। क्लियर है। ये सबसे युवा सांसद, आपको पता हो कि लोकसभा के चुनाव को लड़ने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष होता है हमारे पास 25 वर्ष। कितना होता है, 25 वर्ष। ये हमारे पास शाश्वी करके है। शाश्वी जो थी वो समस्तीपुर के बिहार की लोकसभा सीट से मात्र 25 वर्ष की आयु में ये लड़की सांसद बनी है। एलजेपी पार्टी की है। किस पार्टी की है ये, एलजेपी पार्टी की है। मात्र 25 साल की आयु में ये बिहार के समस्तीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ी नहीं है, जीती है। कौन, शाश्वी। ये सबसे युवा सांसद है। और यहाँ पे नेटो नहीं है, इसको नोटा कर लीजिएगा। नोटा पर बटन दबाने वाला, सबसे ज्यादा वोट करने वाला अगर कोई शहर बना है या लोकसभा सीट बनी है तो बनी है इंदौर। नोटा पे सबसे ज्यादा वोट दबाने वाला बन गया हमारा इंदौर। इंदौर के बारे में कुछ खास बात बता देता हूं। अगर बात करेगा कि 2023 और 2024 का सबसे स्वच्छ शहर बना कौन सा है, तो इंदौर। इंदौर के साथ साथ कौन बना बेटा, तो सूरत। इंदौर के साथ साथ बना है सूरत। ये हमारे शहर की बात हो रही है। अगर राज्य की बात करें तो भारत का तीसरा सबसे जो स्वच्छ राज्य है वो छत्तीसगढ़ बना है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में, तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में दुर्ग जिले का पाटन शहर, जहां पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, गृह एरिया है पाटन, उसको छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे, एक भारत का तीसरा 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। किसको, पाटन को। तो ये इंदौर से निकला। तो कंटेंट में आप लोग को क्लियर कर देता हूं। चलिए इसको देखेंगे। 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष, जो हमारी 18वीं लोकसभा बनी है, एक मिनट ना, चलिए देखिए हम लोग, हमारी जो 18वीं लोकसभा बनी है, इस बार जो हमारी 18वीं लोकसभा बनी है, इस 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला। अगर पूछेगा कि इससे पूर्व 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन थे, तो ओम बिरला ही थे। इन्हें कंटिन्यू किया गया है। प्रोटेम स्पीकर जो हमारे पास अस्थायी अध्यक्ष बने वो बने भर्तहरि महताब। यहाँ स्पेलिंग कुछ गलत लिखा होगा, उसका नाम है भर्तहरि महताब, याद रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर बने हैं भर्तहरि महताब और लोकसभा के अध्यक्ष बने हमारे पास ओम बिरला। ये प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं बेटा, तो जब राष्ट्रपति नई लोकसभा चुनाव के बाद नई पार्टी को बोलते हैं कि आकर आइए और अपना पदभार संभालिए, नए लोकसभा का निर्माण कीजिए, तो इस आदमी को चुना जाता है। ये जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं यही सभी लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, इवन अध्यक्ष को भी शपथ दिलाते हैं, और उसके बाद अपना त्याग पत्र देकर हट जाते हैं। और अपना अध्यक्ष कौन बन जाता है, तो जिसको वहां के लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना गया है। तो 17वीं लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला। प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो भर्तहरि महताब थे। क्लियर है ये। चलिए, चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक घोषित कर दी गई है। इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, किसने, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड योजना, जैसे इसे इलेक्टोरल बॉन्ड क्या बोलते थे, इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता था, जिसके तहत कोई भी आम आदमी या कोई बड़े जो कॉर्पोरेट जगत के लोग थे, किसी भी पार्टी, कांग्रेस बीजेपी को एसबीआई के थ्रू एक बॉन्ड खरीदकर लाखों और करोड़ों रुपए में चंदा दे सकते थे, जिसकी जानकारी किसी को भी प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। जिसके तहत इस बार बीजेपी को पेपर में आया था कि लगभग 5000 करोड़ और कांग्रेस को लगभग 8 से 1200 करोड़ रुपए चंदा आया था। इस चंदे का कोई लेखा जोखा नहीं है कि कहां से आया, किसने दिया, क्यों दिया, इस पैसे का उपयोग में क्या होगा। इसको असंवैधानिक मानते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट ने हमारे असंवैधानिक घोषित कर दिया। कब, तो 15 फरवरी 2024 को। याद रखिएगा, अभी संवैधानिक नहीं रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
16वें वित्त आयोग का गठन। अगर क्वेश्चन में पूछता है बेटा कि वर्तमान में हमारा कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, क्या बताओगे? 16वां वित्त आयोग चल रहा है। इससे पहले चल रहा था कौन सा? तो 15वां वित्त आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। सबसे पहले यही पूछेगा कि वर्तमान में हमारा कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो सर 16वां। इससे पहला कौन सा था? तो 15। पूछ सकता ना कि पूर्व का वित्त आयोग कौन सा था? तो 15वां था। इस समय हमारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। हमारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये अरविंद पनगड़िया वही आदमी है बेटा जिनके मार्गदर्शन में आपकी बुलेट ट्रेन चल रही है। बुलेट ट्रेन चल रही है। बुलेट ट्रेन जो भारत में लाया गया ना जापान के साथ समझौता करके, वो अरविंद पनगड़िया ही क्या थे? उस बुलेट ट्रेन समझौते के अध्यक्ष थे। अरविंद पनगड़िया हमारे 16वें वित्त आयोग के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। इनका नाम आपको याद रखना है। बता रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? बस ऊपर से जा रहा है बेटा। ये कंटेंट है कि सर 16वें वित्त आयोग का गठन किस आयोग का गठन हुआ है? तो 16वें का। उसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। ये सारा कुछ स्लाइड मिलेगा आपको। डेली क्या करना है? इसी को अपडेट करते आना है, क्योंकि जितना लिखा है उतना तो बताऊंगा, इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो भी क्या करते जाऊंगा? बताते जाऊंगा। क्लियर ये? चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत रत्न। भारत रत्न 2024 में भारत रत्न कुल कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को दिया गया। भारत रत्न क्या है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारा भारत रत्न। अगर बात करें सर नागरिक सम्मानों की, तो देख लीजिए, सबसे पहला हमारा है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद दूसरा हमारा होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। तीसरा हमारे पास है पद्म भूषण। और चौथा हमारे पास दिया हुआ है पद्म श्री। क्या दिया हुआ है? पद्म श्री। भारत के द्वारा ये 4 नागरिक सम्मान जो है दिए जाते हैं, सर्वोच्च माने जाते हैं। देखिए, भारत रत्न में 2 लोग को, 3 लोग को 4 वर्ष 5 वर्ष में एक बार दिया जाता है। पद्म विभूषण भी लगभग प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और 3 से लेकर 5 लोगों को दिया जाता है। पद्म भूषण होता है वो 10 से लेकर 20 लोग के आसपास दिया जाता है। और पद्म श्री मोर देन 100 लोगों को हर साल दिया जाता है। सर पढ़ना किसको है? तो भारत रत्न दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट इसको आपको पढ़ना है। पद्म विभूषण को हर साल पढ़िएगा। पद्म विभूषण को भूषण अगर करते हैं तो ठीक है, अगर किसी खेल में जगत में किसी को मिल गया था किसी यंग प्लेयर को तो पढ़िए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। पद्म श्री किसको पढ़ना है? कि सर आपके राज्य में, जिस राज्य में आप परीक्षा दे रहे हैं, उस राज्य में जिन आदमियों को पद्म श्री मिला है उसको पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। जैसे छत्तीसगढ़ में राधेश्याम बारले, 2022 और 23 के पेपर में खाली एक ही आदमी का भौकाल था, राधेश्याम बारले, राधेश्याम बारले, राधेश्याम बारले और राधेश्याम बारले। और कोई दूसरा आदमी का ऐसा भौकाल था ही नहीं। इसलिए आपके राज्य में किसको पद्म श्री मिला है उसको पढ़ना है। अगर किसी राज्य में इस आदमियों को मिल गया, समझ लो साल का फेवरेट क्वेश्चन हो गया, वो आएगा ही आएगा। क्लियर है ये? तो अभी क्या करना आप लोगों को बेटा? भारत रत्न पढ़ना है, क्योंकि इस साल 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। हर साल नहीं मिलता है। ठीक, अब ये जो जितने हमारे पास दिए गए हैं, ये पुरस्कार जो दिए गए सर्वोच्च नागरिक का भारत सम्मान पुरस्कार, इन सारे पुरस्कारों को उपाधि के रूप में आप धारण नहीं कर सकते। इन सब पुरस्कारों को उपाधि के रूप में जिन भी आदमी को मिला हुआ है, अपने नाम के आगे उपसर्ग के रूप में, अपने नाम के पीछे प्रत्यय लगाकर आप उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को मिला है, वो कभी अपने नाम में लिखवा नहीं सकता है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, नहीं लिखवा सकते। क्यों? संविधान के भाग 3 आर्टिकल नंबर 18 उसमें साफ साफ बताया गया कि भारत में उपाधियों का अंत कर दिया गया। पुरस्कार तो आपको मिलेंगे, लेकिन बेटा कोई भी उसको उपाधि के रूप में अपने नाम के आगे और पीछे यूज नहीं कर सकता। हाँ, स्टेटमेंट अपन बता सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं, जिनको भारत में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, लेकिन भारत रत्न सचिन तेंदुलकर करके उसको संबोधित किया नहीं जा सकता है। क्लियर है ये? चलिए, अब ये 5 आदमी कौन कौन से हैं जिनको 2024 में भारत रत्न दिया गया, उनके बारे में सुनिएगा। सबसे पहले है कर्पूरी ठाकुर। कौन है? कर्पूरी ठाकुर। कौन है सर ये? तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है। पूर्व मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्पूरी ठाकुर जी। नहीं, प्रथम नहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी, ये भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री है। उप प्रधानमंत्री है। भारत में ये उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे, प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहे। कौन? तो लाल कृष्ण आडवाणी। इसके बाद MS स्वामीनाथन। ये MS स्वामीनाथन है बेटा, जिनके कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी।
कुछ समय पहले इनकी मृत्यु हुई और 2024 में इनकी मृत्यु हुई और इनको भारत रत्न के लिए भी नामित किया गया है। फिर पीवी नरसिम्हा राव, ये भी हमारे पास पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। और चौधरी चरण सिंह, ये भी हमारे पास हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, ये दोनों पूर्व प्रधानमंत्री। लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री। एम एस स्वामीनाथन, ये हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति वाले। और कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर हमारे चलिए कर्पूरी ठाकुर कौन बने बेटा? तो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री थे। क्लियर? ये तो 5 आदमी नाम याद रहेगा, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। याद रहेगा ये बेटा। इनमें से संभावना है कि आपको क्वेश्चन दे। चलो ध्यान दो इधर, पढ़ाई लिखाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ नहीं करना उन लोग को। अब बात कर लेते हैं बेटा ग्रैंड स्लैम की। तो कई लोग को सर यही नहीं पता हो कि ग्रैंड स्लैम होता क्या है। तो ग्रैंड स्लैम क्या होता है बेटा? टेनिस टूर्नामेंट होता है। देखियो सानिया मिर्जा खेलती थी, है ना, वो टेनिस टूर्नामेंट होता है, उसे ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। ग्रैंड स्लैम कैसे? जैसे क्रिकेट तो बेटा बहुत सारे देश खेल रहे हैं, दुनिया के 150 देश खेल रहे हैं, लेकिन जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो टीम कितनी आती है? कभी 10, कभी 12 क्वालिफाई कर पाती है। अमेरिका इस बार क्वालिफाई कर ली, पिछली बार कहां थी? नहीं थी। ठीक है, केन्या पहले खेलती थी, इस बार आई क्या? नहीं आई। बरमूडा कभी खेलने आई थी, इस बार नहीं आई। नमीबिया कभी आई थी खेलने, हॉलैंड कभी आई थी खेलने, इस बार नहीं आई। क्या नहीं होती? तो क्या होता है, वर्ल्ड कप जो होता है बेटा, वो टॉप मोस्ट जो टीमें होती है ना, 10-12 वही खेल पाती है, बाकी लोग क्वालिफाई राउंड में ही बाहर हो जाते हैं। जैसे अभी ओलंपिक की बात करें तो भारत से केवल 117 खिलाड़ी गए और स्पेन से ज्यादा खिलाड़ी आए, लगभग 250 के आसपास। तो क्या भारत वाले के पास पैसा नहीं था क्या ओलंपिक में भेजने के लिए? नहीं। तो भारत के खिलाड़ी ओलंपिक में जाने के जो क्वालिफाइंग मैच होता है, वो क्वालिफाइंग मैच ही क्लियर नहीं कर पाए, तो जाए कहां से? स्पेन के खिलाड़ी ज्यादातर क्वालिफाइंग मैच को क्लियर किए हैं और जाकर वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए उनके मेडल की संख्या भी क्या हो जाती है? तो ज्यादा हो जाती है। समझ बात में क्या बोल रहा हूं? ये बेसिक सा कंडीशन है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे ग्रैंड स्लैम जो होता है बेटा, ये ज्यादातर जो यूरोप कंट्रीज के देश है उन्हीं के लोग जीत पाते हैं। भारत के लोग तो इसे ग्रैंड स्लैम में क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्यों? एक ग्रैंड स्लैम होता क्या है? जो टेनिस वालों का वर्ल्ड कप है। अब वर्ल्ड कप में 10-12 टीमें ही क्या कर पाती है? तो क्वालिफाई कर पाती है। हमारे इंडिया के प्लेयर इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते, ग्रैंड स्लैम खेलेंगे कहां से? नहीं खेल पाते हैं। क्लियर? ये आगे देखिएगा। तो ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं बेटा हमारे पास। कौन कौन से ग्रैंड स्लैम होते हैं सर? एक होता है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन ओपन, इनके ग्रैंड स्लैम को ओपन के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारे पास होता है यूएस ओपन। तीसरा हमारे पास होता है फ्रेंच ओपन। और चौथा हमारे पास विंबलडन ओपन। अगर बात करेगा कि सर सबसे पुराना ओपन कौन सा है, तो विंबलडन ओपन सबसे पुराना। अगर ग्रैंड स्लैम की बात करें, सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है, तो विंबलडन। क्लियर है ये? अब इसमें बात करता है कि सर ये किसमें खेले जाते हैं। जिसमें खेले जाते हैं ना बेटा, उस जगह को बोला जाता है कोर्ट। जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के लिए ग्राउंड होता है, ग्राउंड के बाद पिच होता है। वैसे ही जहां पे ग्रैंड स्लैम खेला जाता है, जहां पे बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जाता है टेनिस वाला, उसका जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कोर्ट। बास्केटबॉल भी कहां खेला जाता है? कोर्ट पे। फुटबॉल कहां खेला जाता है? ग्राउंड पे। क्रिकेट खेला जाता है पिच और ग्राउंड पे। ये कहां खेले जाते हैं? तो कोर्ट पे। क्लियर है ये? अब इसमें कहानी क्या है कि सर विंबलडन जो है वो आपके ग्रास कोर्ट पे होता है। किस कोर्ट पर होता है? ग्रास, मतलब घास का कोर्ट होता है। अगर सर बात कर ले फ्रेंच ओपन, तो वो क्ले कोर्ट पर होता है। क्ले कोर्ट पर होता है। क्ले कोर्ट मतलब मिट्टी का बना होगा। और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ये दोनों बड़े देश थे, इन्होंने क्या किया बेटा? हार्ड कोर्ट बनवा लिया है अपना। हार्ड कोर्ट मतलब क्या होता है? तो कंक्रीट का बना हुआ कोर्ट होता है, उस पर खेलते हैं। तो पूछता है सर किस देश का कौन सा ओपन जो है क्ले कोर्ट पर होता है? तो फ्रेंच का क्ले कोर्ट पर होता है, ग्रास कोर्ट का विंबलडन पर, यूएस और ऑस्ट्रेलिया होता है हार्ड कोर्ट पर। क्लियर है ये? अब इनमें हर साल मैच होते हैं और हर साल क्या करता है? तो क्वेश्चन को उठाता है। इधर जो फ्रीक्वेंसी हमको दिखाई दे रही है, केवल इतना ही पूछ रहा है कि पुरुष एकल में किसने जीता और महिला एकल में किसने जीता। इसमें डबल्स भी होता है कि 2 बंदे इधर 2 बंदे उधर, वो वाला नहीं पूछ रहा है। क्या कर रहा है? हमेशा सिंगल्स को पूछ रहा है। सिंगल, पुरुष सिंगल मतलब मेन सिंगल और विमेन सिंगल में कौन कौन जीता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। बेटा इस बार हम लोग को देखना कौन सा? फ्रेंच ओपन हो चुका है सर। फ्रेंच ओपन 2024 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो पुरुष और ये हमारे पास है महिला। पुरुष और महिला और दोनों जो इवेंट हुए हैं उसको बोलते हैं एकल। क्या बोला गया उसे? एकल या सिंगल बोला गया है।
तो फ्रेंच ओपन को जीता है अल्कराज ने, कार्लोस अल्कराज ने, और महिला ओपन को जीता है ईगा स्वातेक ने। ठीक, अल्कराज कहां का बेटा, स्पेन का, और ईगा स्वातेक कहां की है, तो पोलैंड की। कई बार देश के नाम को भी क्या कर लेता है, तो पूछ लेता है कि सर फ्रेंच ओपन को जीतने वाले अल्कराज किस देश के हैं, तो स्पेन के हैं, और महिला फ्रेंच ओपन जीतने वाली ईगा कहां की है, तो पोलैंड की। अब मेनली याद रखना है कि सर फ्रेंच ओपन 2024 किसे जीता, अल्कराज ईगा ने, अल्कराज ईगा ने, अल्कराज ईगा, इससे नाम याद रहेगा, अल्कराज नाम लड़के का और ईगा लड़की का। अल्कराज स्पेन का है, ईगा पोलैंड की है। फ्रेंच ओपन जीता है अल्कराज ईगा, अल्कराज ईगा, अल्कराज स्पेन का और ईगा पोलैंड की। क्लियर है ये। इसके बाद नेक्स्ट जो हुआ है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 हुआ है, पुरुष और महिला वर्ग की बात कर रहा हूं, जीता है पुरुष को जैविक सिनर ने, और महिला को जीता है अरीना सबालोक ने। जो जैविक सिनर है वो इटली के है, और अरीना सबालोक कहां की है, तो बेलारूस की है। क्लियर, सिनर अरीना, सिनर देखो, सिनर अरीना, नर और नर आगे पीछे दिख रहा है, तो ऐसे करके जोड़ लेना बेटा। नर नर वाले दोनों कहां जीते हैं सर, तो वो ऑस्ट्रेलिया को जीते हैं। सीनर और अरीना दिख रहा है, नर और रीना, ऐसे जोड़ लेना सर। ये रीना और नर वाले के किसको जीते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 को जीता है पुरुष का जैविक सिनर ने और अरीना सबालोक ने। सबालोक कहां की है, बेलारूस की, और जैविक सिनर कहां का है, तो इटली का है। इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो नाम होते हैं ना बेटा याद नहीं होते, और जब सर याद नहीं होते हैं तो पेपर में इसी कारण तो इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जो नहीं बनेगा वही पेपर में आएगा, उसको बेस्ट में से बेस्ट चाहिए रहता है। चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप, ये डेफ चैंपियनशिप बेटा इसको जीता है भारत के पृथ्वी शेखर ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप, ये भी आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का ही पार्ट है, उसको जीता है पृथ्वी शेखर। क्लियर है ये। चलिए, यही हमारा था आखिरी वाला, बस इससे ज्यादा अब नहीं है।